हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ। चलिए, फाइनली वेट इज ओवर। जून 2024 का मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन विजन आइस का आ गया। इस बार काफी लेट आया है, तो इस पर हर कोई इसके लिए परेशान था। लेकिन आप सबको एकदम टेंशन फ्री रहना है। हम जिस तरीके से पिछले 1 साल से कंटिन्यू करा रहे हैं, चीजें हर बार कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। चलिए, तो इसमें जो हम पहले कवर अप करने वाले हैं वो रहेगा अभी आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और इसके पहले आपको कुछ अपडेट देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पे। आपने देखा ही होगा किस तरीके से अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। तो वहां पे काफी ज्यादा यहाँ जो है हम प्रोटेस्ट में, जो करोल बाग के एरिया में हो रहा है, तो वहां पे हम भी थे। और इतना सब कुछ गलत हुआ है, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, जो हम पढ़ते हैं वो इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। है ना, कि हम अब लाखों की फीस देते हैं कोचिंग्स में, ये सब करते हैं। तो बहुत सारे मेरे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ। ऐसा नहीं होता कि हर कोई मेरा पेड बैच में ही हो तो ही मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो भी मैं बात करता हूँ। इट्स ओके, अगर आप के पास है पैसा एंड इफ यू वांट टू कम, आप आओ डेफिनेटली। क्योंकि मैं खुद दिल्ली आया था, है ना, कि बीइंग वर्किंग इन आईटी, मैं खुद जो है यहाँ पे आ गया था कि ट्रांसफर लेके, कि चलो मुझे भी यहाँ चीजें देखने मिलेगी, क्या इन्वायरमेंट है। तो ये कुछ कोई गलत नहीं होता है कि अगर इफ यू हैव द कैलिबर आप आए देखें। लेकिन फिर ये सब जो इंसिडेंट हो गया, तो बहुत सारे जो हैं पेरेंट्स, उन्होंने यहाँ आने से ही मना कर दिया। कितना पैसा दो, इतनी अनसर्टेनिटी है अब दिल्ली में। कोई सिक्योरिटी नहीं है, एयर पॉल्यूशन हाई है। इस तरीके से अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है एक जगह, एक एस्पिरेंट्स की जो मेंस लिखने वाला था बेचारा, वो इलेक्ट्रिक झटके से वहां पे जो है ये हो गई, पानी जो है जमा हो गया, वहीं पे बिजली का इम्पैक्ट पड़ा और वहीं पे उसकी डेथ हो गई। लाइब्रेरी में हुई। ये सब सिर्फ मैं एक एक हफ्ते के अंदर की बात बता रहा हूँ। तो इतने सारे जो इस तरीके के इंसिडेंट हुए, तो काफी अब मुझे मेल्स भी आने लगे, पिंग भी आने लगे कि सर प्लीज आप अपना इनटेक स्टार्ट करें, अगर आप कर रहे हैं तो, फाउंडेशन बैच का 2025 का। तो वो ऑलरेडी चल ही रहा था, बट अभी हमने क्या किया था, ज्वाइन बटन्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए थे कि आप बस यहाँ पे करंट अफेयर्स कर लें, और आप आपका ये जो है सी सैट, इसके साथ जो है आपका विजन टेस्ट, और ये रहेगा तो सिर्फ माइन्यूट 89 पर मंथ और 299 पर मंथ इस चार्ज में किया हुआ था। लेकिन हाँ, प्रॉपर फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, उसके बारे में ज्यादा अनाउंसमेंट इसलिए नहीं थी क्योंकि वहां पे हम कम एस्पिरेंट्स ही रखना चाह रहे थे। लेकिन अभी जैसे कि सबका कहना है कि आए, और काफी लोग अब सपोर्ट कर भी रहे हैं कि यदि ऑनलाइन ही चीजें हो, तो यहाँ पे ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए लिंक जो है आपका कमेंट सेक्शन में है। और जो फीस की बात है, वो फीस जो है वो सिर्फ इसकी 5000 रुपीज है। यस, प्रीलिम्स प्लस मेंस, प्रीलिम्स प्लस मेंस। ठीक है। और अगर आप ये ज्वाइन करते हैं, तो आपको यहाँ की ये जो ज्वाइन बटन है पर मंथ, वो भी लेने की जरूरत नहीं है, वो वीडियोस मिल ही जाएंगे। और इसके जो भी वीडियोस रहेंगे, ये सारे यूट्यूब पे नहीं होते हैं ना, तो ये अलग से इसकी लिंक दी जाती है। और ये अलग से एक रेपोजिटरी होती है, वहां पे ये ऑन अ लाइव बेसिस, क्लास टू क्लासेज वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जस्ट आपको बताना था। और बाकी प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर काफी मांग की गई है कि जितने की भी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, उनके बच्चों को कम से कम 5 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है दिए जाए। तो बट वहां पे बस 10 लाख के आसपास के अमाउंट की बात है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो प्राइवेट कोचिंग्स वगैरह को जब तक फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, तब तक उन्हें फॉर ग्रांटेड लेंगे। 10-10 लाख रुपए कुछ खास नहीं होते हैं। और वैसे भी जिसके यहाँ ये लॉस हुआ, तो ये चीज होनी चाहिए। जब आपके पास करोड़ों का पैसा है, आप सोचिए लगभग 2 लाख रुपए के आसपास फीस रहती है। एक एक बैच में 400-400 500-500 लोग बैठते हैं। बेसमेंट में इस तरीके से लाइब्रेरी खोली जा रही है, तो अब कम से कम वहां से बहुत सारी चीजें जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट की भी बहुत गलती है, एमसीडी की गलती है, स्टेट गवर्नमेंट की गलती है। तो उस पे भी बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। ये बस मैं ओवरऑल अपडेट आपको देना चाह रहा था, क्योंकि देखिए आप सब क्या न्यूज से अपडेट्स ले रहे हैं, बाकी चीजों से ले रहे हैं, इंस्टा के रील से ले रहे हैं। ये सब चीज ना करें। रीजन बीइंग, इससे क्या होगा, आपका जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है वो भी खराब होगा, और ऊपर से जो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो ऐसे कुछ जो अपडेट्स रहेंगे, वो यहाँ पे हमारी तरफ से भी आपको मिल जाया करेंगे, है ना। और ये सब चीजों को ज्यादा ना बोलना ही बेहतर है। अभी टॉप क्लास जितने भी टीचर्स हैं, अब हमने देखा है जितनी भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े टीचर्स हैं, नाम आप सब जानते ही होंगे, सो कॉल्ड स्टार टीचर्स,
उन सब का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया हुआ है। तो दे जस्ट वांट कि बस पैसा हो, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फिर लाखों फीस भरो, फिर हमारी बड़ी बड़ी बातें सुनो। तो वो सब चीज से अच्छा है, इसीलिए फिर यहाँ पे ये बैच जो ऑलरेडी चल ही रहा है हमारा, तो ये आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ इस प्राइस में यहाँ पे प्रीलिम्स प्लस मेंस, मेंस में भी आपका ऐसे इंक्लूड है। हाँ, ऑप्शनल नहीं रहेगा क्योंकि सबका अलग अलग रहता है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। बाकी हर क्लास पे हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं, दैट यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट। इस तरीके से काफी अच्छे से यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, और बाकी हम ये मैगजीन्स वगैरह तो हम कर ही रहे हैं काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद पहला जो आर्टिकल है वो किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है? वो रिगार्डिंग कर रहा है बात हमारा कोलिएशन गवर्नमेंट। अब क्या होता है ना, जब सरकार बनती है, देखिए अगर हम 2014 से बात करें तो वहां पे पूर्ण बहुमत जो बोलते हैं, मेजोरिटी से जो है वहां पे सरकार बनी थी। लेकिन जब ये गठबंधन से जो सरकार बनती है ना, इसका जो एग्जैक्ट मतलब है, जब गठबंधन से सरकार बनती है तो वो क्यों बनती है, कैसे बनती है? अभी जैसे कि यहाँ पे रिसेंटली कंक्लूडेड 2024 इलेक्शंस, इसलिए आर्टिकल है यहाँ पे कि रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट एट द सेंटर एज नो पॉलिटिकल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोअर हाउस ऑफ। ठीक है, तो जो इसका आंकड़ा होता है 272 प्लस सीट्स होनी चाहिए, तभी आपका जो है पूर्ण बहुमत होगी। और इस बार बीजेपी इससे काफी कम रही है। तो ऐसे सिचुएशन में जब जो सरकार बनाई, चाहे वो उन्होंने जेडीयू से मिलके बनाई, बाकी जो भी पार्टी थी उनसे मिलके बनाई, तो ये आपका कौन सी गवर्नमेंट कहलाएगी? अब ये कहलाएगी कोलिएशन गवर्नमेंट। अब इसका रीजन क्या है? एक ये मेंस पर्सपेक्टिव से कुछ, जो ये वाला आर्टिकल है थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि भाई क्या क्या रीजंस हो सकते हैं क्यों कोलिएशन गवर्नमेंट आ रही है। एक तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टीज है। अगर मानिए सिर्फ दो पार्टी होती, सेठ बीजेपी एंड कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता? एक 50% से ज्यादा वोट पाती, एक 50% से कम पाती, ऑब्वियस सी बात है, 50-50 तो बहुत रेयर चांस है। इसमें ये फिर जो भी ज्यादा पाती वो उसका सरकार बन जाता है ना, 50% ज्यादा सीट्स हो गई। बट यहाँ पे क्या, मल्टी पार्टी है, कोई कोई 10 जीत रही है, कोई 20 जीत रही है, कोई 200 जीत रही है, कोई 100 जीत रही है। तो ऐसे करके तो ये रीजन हो गया। सेकंड है रीजनल डाइवर्सिटी। अब हर रीजन में जो आप अलग अलग देखेंगे, अलग अलग लोकल पार्टी है तो वो सिर्फ उसी एरिया में है। जो तृणमूल कांग्रेस देखिए वहीं पे ही है। तो इस तरीके से जो कुछ पार्टीज होती हैं, जेडीयू है तो वो बिहार में ही है मोस्टली। तो ये रीजनल डाइवर्सिटीज भी आती है। इसके बाद वो स्टेट पार्टीज की जो बात की गई, राइज ऑफ स्टेट पार्टी, जिसे आपने देखा समाजवादी पार्टी काफी राइज हुआ है इस पर। और फिर दूसरा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, कि यार अब देख देख के अब हम परेशान हो गए, 10 साल हो गया, बहुत टाइम दे दिया बीजेपी को, अब किसी और को देंगे। फिर क्या होगा? उसके बाद कांग्रेस को बहुत टाइम हो गया, अब किसी और, फिर से हम बीजेपी को देंगे। और फिर बीजेपी से बहुत टाइम हो गया, तब हम कांग्रेस को देंगे, किसी और को देंगे। मतलब इससे क्या, इसको कहते हैं कि अब इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, ये कंटिन्यू एक ही सरकार रहती है ना, तो उससे भी इंसान चिढ़ जाता है। ये ऐसा डेमोक्रेसी में देखा गया है। तो ये भी एक रीजन है, ठीक है, ये डेमोक्रेसी में ये पैटर्न देखा गया है। तो वैसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर निकल के आया है। अब ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, तो ये किस हिसाब से है? देखिए, एक तो होता है कि प्री इलेक्शन अलायंस, कि हमने पहले ही बोल दिया कि महागठबंधन बना तो इतनी पार्टीज जो है मिलके बनाएगी। एक हो गया पोस्ट इलेक्शन, कि पता चला कि ये पहले मैं ही, समझिए, मैं गया, मैंने इंडिपेंडेंट लड़ लिया, मैं अभी किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मेरी एक छोटी सी पार्टी है जिसने 4 सीट जीता। ठीक है, अब हो सकता है कि इस पार्टी में एक कोई मेजर पार्टी थी, उसकी 268 सीट्स थी, और वो चार आने के बाद 269 सीट्स थी, और हमारे चार आने के बाद उनकी पार्टी बन जाएगी। तो वो फिर मैं गया और मैंने इस पार्टी से जिसकी 270 के आसपास सीट्स थी, उनसे क्या किया, गठबंधन कर लिया। ठीक है, तो ये कब किया? जब चुनाव लड़ रहा था, तो क्या मैं उस पार्टी से, मेरा कुछ ये था नहीं, तब वो अलायंस नहीं था। पहले जो अलायंस रहता है उसको प्री अलायंस कहता है, और ये बाद में जो हुआ उसे पोस्ट अलायंस। अच्छा, दोनों में एक मेजर डिफरेंस आपको क्या दिखेगा? मानिए कि यूपी से 80 सीट्स है, ठीक है, यूपी से 80 सीट्स है, तो पोस्ट अलायंस में क्या होता है कि मेरी पार्टी ने भी 80 सीट से लड़ा, बीजेपी ने भी 80 सीट से लड़ा, कांग्रेस ने भी 80 सीट से लड़ा। ठीक है, तो अब मान लीजिए इस केस में
अगर ऐसा कुछ हो, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसी ऐसी सीट से मैंने यहाँ पे हर जगह लड़ लिया, अगर स्टेट की बात है तो। ठीक है। अब अगर मैं सेंटर की बात करूँ, लोकसभा की बात करूँ, तो 572 सीट्स है, अगर मान लीजिए, नहीं, फाइव सॉरी 545 प्लस सीट्स है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा ना, कि मैं चाहूं तो मैं भी 545 से लड़ूं, मेरी पार्टी लड़े, कांग्रेस भी लड़े, बीजेपी भी लड़े, बाकी सारी पार्टीज लड़े। और उसके बाद अब यहाँ समझने वाली बात है कि मेरी पार्टी जो है, क्योंकि नहीं थी, वहां पे 4 सीट मिले, बाकी जो है किसी को 270 मिल गए, किसी को 150 मिल गए, ऐसे ही पार्टीज को मिले हुए हैं। तो अब सबने बराबर सीट्स पे लड़ा था। अब अगर हो सकता है मैंने इससे अलायंस करके इसको 274 कर दिया, तो इसके कारण क्या होगा, अब ये इनकी सरकार बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर प्री इलेक्शन अलायंस था, कि मानिए मैं मेरी पार्टी है सपोज, ठीक है, मेरी पार्टी है यहाँ पे, साथ में मान लीजिए कि अब जैसे कि इंडिया का महागठबंधन अलायंस था, तो वहां पे मानिए कि मैंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया हुआ है। तो अब कांग्रेस कहेगा कि ठीक है, अब हमारा अलायंस ही है, तो अब एक दूसरे के अगेंस्ट तो लड़ेंगे नहीं। तो आप एक काम करो कि आप जो है 545 में से 45 सीट्स पे लड़ो, और 500 सीट्स पे कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि हम हमें सब जानते ज्यादा है, और आपका फुटहोल्ड जो है दिल्ली और बाकी जगह पे है, जहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह ज्यादा है। तो आप 45 सीट्स पे लड़ोगे, हम 500 सीट्स पे लड़ेंगे। तो ये हो गया प्री इलेक्शन अलायंस, है ना। तो इस तरीके के कुछ सीट्स में डिफरेंसेस भी थोड़ा सा वहां पे दिखेंगे। तो ये मैं यहाँ पे बस बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से दिमाग में रहे, वरना बस अलायंस अलायंस नहीं, कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, ये सब चीजें भी वहां पे काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है। पहला जो है जनता गवर्नमेंट का हुआ था 1977 में। ओके, इसके बाद 1989 से तो कहा गया कि स्टार्ट ऑफ एरा ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स इन इंडिया। ऑलमोस्ट 25 साल तक कोई भी सरकार जो बनी, ठीक है, चाहे हम उनकी बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उस समय बिल्कुल पूर्ण बहुमत नहीं था। इसके बाद कांग्रेस की सरकार देखे तो 4 से 9, 9 से 14, वो भी नहीं था। इसके बाद 2014 से लेके 24 तक, है ना, 14 से लेके 24 तक जो है वहां पे पूर्ण बहुमत रही बीजेपी की। ओके, अदरवाइज ये लगभग 25 साल से कोलिएशन पॉलिटिक्स चल रही थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस भी, क्यों? आपने देखा होगा सर, डिलिमिटेशन कमीशन कितने बार लगा है? 4 बार लगा है। अब ऐसा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ दिया, यू कांट इमेजिन, ये भी पूछ दे कि कब से क्या है। पहली पार्टी जो थी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, यही थी आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर में, कि जिसने 5 ईयर का टर्म सक्सेसफुल कंप्लीट किया था, वरना तो सरकार ही गिरा दी जाती थी। आपने वो भी सुना होगा, आया राम गया राम, तो उसके कारण एंटी डिफेक्शन लॉ आया है। तो पहले सरकार टिक ही नहीं पाती थी 5 साल तक। ओके, तो ये पहली गवर्नमेंट थी यहाँ पर जिन्हें 5 साल कंप्लीट किया था। और 2024 से फिर से अभी स्टार्ट हुआ री इमर्जेंस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि अभी 14 से लेकर 24 तक तो पूर्ण बहुमत थी। तो ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। बस इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे पूरा ये आर्टिकल वगैरह दिया हुआ है। चलिए, तो सबके अपने अपने देखिए फायदे हैं, नुकसान, या आपको समझना है। कोलिशन गवर्नमेंट होगा तो इसके फायदे भी होते हैं, कि रीजनल पार्टीज की भी सुनी जाएगी, उनके इश्यूज की भी सुनी जाएगी, है ना। लेकिन इसके बाद ये भी हो, तो बेसिकली इस तरीके से आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर ऐसे कोलिशन से अगर पार्टी बनती है तो उसके फायदे क्या है, कुछ नुकसान है, तो वो सब हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया है। क्योंकि हर एक चीज जो होती है ना, उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब जब भी कोई आंसर्स लिखें, या फिर अगर आप कोई भी थिंक कर रहे हैं, तो हमेशा दिमाग में रखिए, अच्छा ठीक है, प्रोज ये है, कॉन्स भी कुछ होंगे क्या। तो इस हिसाब से भी अगर आप अपना दिमाग को रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे आंसर्स मिल जाया करें। ठीक है, सबसे अच्छा अप्रोच यही होता है कि हम दोनों साइड को लेके चले। चलिए, अगला जो है आर्टिकल, वो है आपका डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स। अब जून, 2 जून, ठीक है, मार्क्स द 10 ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना। तो ये तेलंगाना जो स्टेट है, इसके जो है ना, अब 10 साल हो गए बने हुए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, तो इसलिए यहाँ पे न्यूज में आया हुआ है। अच्छा, स्टेट्स अलग अलग बनते क्यों है? अब एक नॉर्मल सा ये आना चाहिए कि अगर ये हमारा प्यारा भारत है, तो अब अदर अलग अलग स्टेट्स जो है, ये बने क्यों? ठीक है,
अलग अलग स्टेट्स बने क्यों? ढंग से बन नहीं पाता है यहाँ पे। तो अलग अलग स्टेट्स यहाँ पे बने क्यों? इसका रीजन और ये सब जो है इस आर्टिकल में बेसिकली यहाँ पर डिस्कस किया गया है। देखिए, आंध्र प्रदेश तो बना, ये हमें पता है, यहाँ पे रिसेंटली 2014 में। इधर यूनियन टेरिटरीज में फिलहाल जम्मू कश्मीर और इसको अलग डिवाइड किया हुआ है। तो ये क्या परसेप्शन क्या होता है, क्या सोच होती है, क्यों लोग बोलते कि नहीं हमें अलग स्टेट चाहिए? तो ये सब जब सब थिंकिंग के बारे में आप सोचेंगे ना, तो आपको खुद वहां पे फील होगा कि अच्छा हाँ ऐसा, अच्छा ये रीजन है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे भील ट्राइब है, उन्होंने बोला कि हमें ना हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। जैसे कि भील प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश है, तो उसमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, सबका जो है थोड़ा थोड़ा एरिया लिया लेके उन्होंने बोला भील प्रदेश हमारा बने। अच्छा, वो क्यों चाह रहे होंगे? देखिए, इससे क्योंकि उस एरिया में भील जो कम्युनिटी है वो ज्यादा होगी। अब अगर वो ज्यादा है बट वो मैक्सिमम तो नहीं है ना, वहां पे फिर भी माइनॉरिटी है। तो ये ट्राइब्स वगैरह जो है भील ट्राइब, अब ये सोच रहे हैं कि इस एरिया में अगर हम होंगे तो लोगों को का क्या होगा, हम पर फोकस होगा क्योंकि वो भील प्रदेश, तो सब जगह अच्छा भील, अच्छा भील ट्राइब। तो इस तरीके से जो है जो थोड़े माइनॉरिटी में भी होते हैं वो कोशिश करते हैं कि यार हमारा जो है सिग्निफिकेंस बना रहे, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे क्यों ना हो। है ना, जैसे तमिलियंस वो अपना अलग चाहेंगे, तेलुगु पीपल अलग चाहेंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी एक रीजन होता है। तो बहुत सारे रीजन है जिसमें कि एक आपके ट्राइब्स पे आ गया, एक जो आपकी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज जो आप बोल रहे हैं उस पे है। इसके बेसिस पे ये चीजें होती हैं। अब आर्टिकल 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि देखिए हम फॉर्मेशन कर सकते हैं न्यू स्टेट का, जैसे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, बिहार से झारखंड अलग हो गया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हो गया कि हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ये हम जो है चेंज कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट का कहना है कि भाई आप न्यू स्टेट बना सकते हैं सेपरेटिंग फ्रॉम एनी स्टेट, लेकिन साथ में दो स्टेट को जोड़ के एक स्टेट भी बना सकते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे एक बार वो टूट गया तो फिर टूट गया, जी नहीं। वापस से चाहे तो एमपी छत्तीसगढ़ एक हो सकता है, वापस से चाहे तो बिहार झारखंड एक हो सकता है। ठीक है, वापस से अगर ये सब चाहे कि नॉर्थ ईस्ट पूरा एक स्टेट ही बन जाए, वो बन सकते हैं। तो ये जो है टू और मोर, ये सब कुछ पॉसिबल है, ये चीज दिमाग में रखनी है। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, ऐसे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और जिन्होंने अच्छे से नहीं ये चीज समझी होती है वो अक्सर इस पे भी गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हल्का सा हमें ध्यान देना है। और ये कब आएगा ये बिल? ये तभी आएगा किसी भी हाउस में जब प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या इसमें रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती? प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तब प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन के बाद ही ये चीज आएगी। और ये कैसे बनता है? ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से। ये जो कानून है इसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं लगती है, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, कि जितने भी लोग हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, जब वो वोट कर रहे हैं तो 50% से ज्यादा अगर लोगों ने हाँ कह दिया तो आपका नाम चेंज या फिर बाउंड्री अल्टरेशन ही सब कुछ हो जाएगा। ओके, मतलब बस 273 सीट्स चाहिए और आपका काम हो गया। ठीक है, 272 प्लस। ये यहाँ पर ये चीज समझने वाली है कि यहाँ पे ऑर्डिनरी ही लगता है, सिंपल मेजोरिटी ही लगती है, ना कि स्पेशल मेजोरिटी। ओके, ये मैंने आपसे जो बात की थी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के कारण वो सोचते हैं, जैसे महाराष्ट्र अलग हुआ, बाकी अलग अलग हो गए। रीजनल डिस्पैरिटी भी एक रीजन होती है कि अरे जैसे कि विदर्भा रीजन देखिए, विदर्भ रीजन जो है ये नागपुर के आसपास का जो रीजन है उसे विदर्भ रीजन बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हमको ना एक अलग स्टेट बनाओ। क्यों? क्योंकि हम बैकवर्ड हैं एज कम्पेयर टू पुणे मुंबई, ये सबसे जो महाराष्ट्र में इतना पैसा है, तो हमारा रीजन जो है काफी बैकवर्ड है। अब आप हमारे पास रिसोर्स उतना नहीं दे रहे हो, तो अगर हम अलग से स्टेट बन गए तो फिर भाई विदर्भ को भी तो डेवलप करना पड़ेगा, है ना, उसका भी कैपिटल होगा, ये सब चीजें होंगी। तो यही कह रहे हैं कि इनका बहुत लंबे टाइम से मांग है कि नागपुर को कैपिटल रखते हुए एक विदर्भ रीजन अलग किया जाए महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि देखिए इसके फायदे, ये नुकसान सब अपनी अपनी जगह है। अब फायदा ये हो जाता है कि ये मान लीजिए विदर्भ को अगर इन्होंने ये क्या सोच के कह रहे हैं कि हमने अलग किया, तो अब इसका एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होगा, हर कोई अब इसके डेवलपमेंट की बात करेगा, चीजें जो है
और बेहतर होगी। तो ये यहाँ पे एक उम्मीद होती है। ठीक है। जैसे कि यूपी से भी अगर स्टेट्स अलग हुए हैं, बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो उसमें एक चांस ये होता है कि जितना छोटी एंटिटी होगी उसको संभालना भी आसान होगा। और यही रीजन है, इंडिया जो है, भारत जो है, इतना बड़ा देश है, तो उसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया ताकि आसानी हो सके। तो सेम उसी थिंकिंग के साथ यहाँ पर ये सब चीजें होती हैं। ओके। इसके बाद देखते हैं, देखिए, बेरुबरी यूनियन केस है 1960 का, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट केस है। उनका कहना है कि ठीक है, अंडर आर्टिकल 3 आप जो है, पावर है पार्लियामेंट के पास कि अब डिमिनिश कर सके एरिया ऑफ स्टेट, मतलब डिमिनिश मतलब कम कर दे। जैसे हुआ ना, बिहार का झारखंड अलग हो गया, बिहार कम हो गया, मध्य प्रदेश कम हो गया, आप कर सकते हैं। लेकिन डिमिनिश का मतलब ये नहीं है कि आप अपना एरिया जो है किसी फॉरेन कंट्री को दे दे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, या बिहार भी नेपाल से टच खा रहा है, तो बोले आधा बिहार जो है नेपाल को देते हैं। जी नहीं, ये सब नहीं हो पाएगा। आप इंटरनली अपने स्टेट्स के साथ बढ़ा रहे हैं, एरिया कम कर रहे हैं, वो अलग मैटर है, वो चल जाएगा। लेकिन आप इस तरीके से किसी फॉरेन कंट्री को अपना एरिया नहीं दे सकते, चाहे वो स्पेशल मेजोरिटी हो, चाहे वो कैसे भी हो। आप नहीं दे सकते, मतलब जो सिंपल, ये आप सिंपल मेजोरिटी से आप ये सब नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना कि सिंपल मेजोरिटी के साथ अब नाम और ये चीजों को है आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, यहीं पे आपसे डिस्कस किया हुआ था। कहाँ गया? ठीक है, तो अलायंस वाला आ गया, एक सेकंड। हाँ, इस आर्टिकल में जब हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा था ना सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जो है, यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा, नए स्टेट बन जाएंगे, तो स्टेट मर्ज होकर सिंगल स्टेट हो जाएगा, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी में। बट इसमें ये नहीं है कि आप सीधे अपने टेरिटरी को दूसरी कंट्री को दे रहे हैं, यहाँ पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या बिल्कुल नहीं दे सकते? क्या नहीं दे सकते हैं? कैसे? देखिए, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में भी जो है हमने कुछ टेरिटरी पाकिस्तान को दी थी। ओके। अच्छा, अब ये बताइए, तो बांग्लादेश से भी हमने इनक्लेव ट्रांसफर किया है, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में? बताइए। और फिर ये बताइए, 9 है तो चलिए 99, क्या 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि पास हो गया था, क्या आज भी ये वैलिड है? और वैलिड नहीं है तो क्यों नहीं वैलिड है, ये बताइए। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या ये है इनक्लेव से रिगार्डिंग, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश ने कुछ इनक्लेव्स जो है अपने, इंडिया ने बांग्लादेश को दिए, बांग्लादेश ने इंडिया को दिए? ठीक है। तो क्या ये 100 में है? क्या 100 फर्स्ट जीएसटी से रिलेटेड है? और 102, 103, 104 क्या है? तो ये सब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ओके। अब ये जो है आपका एसके धार कमीशन 1948 में आया। इसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से हमें स्टेट बनाना चाहिए, जो हमारे लिए आसान हो। ठीक है, कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर देखिए कौन कैसे क्या बोल रहा है। ये एसके धार का था। इसके बाद जो है आईवीपी कमेटी आई, सो जेवीपी कमेटी आई है। ये जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टा भाई सीतारमैया, इन्होंने भी रिजेक्ट किया लैंग्वेज को ऑन बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इन्हें भी बोला नहीं नहीं, सही बात है, कहीं ना कहीं इसके अंदर कमेटी सही बोल रही है। बट फिर फैजल अली कमेटी आई 1953 में। उन्हें 4 फैक्टर्स बोले स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। पहला, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, कि भाई वो सब भी, उनकी भी डिमांड इस तरीके से देखी जाए कि हमारी भी प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग हो, कि ऐसा नहीं है आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो वो भी हमें थोड़ा देख के समझना पड़ेगा। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, अगर है तो थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए, जैसे बोलते हैं ना कि अगर बहुत सारे क्लासेस हो रहे हैं या कुछ इश्यूज है, जैसे आपने बना दिया कन्याशाला, बना दी, ये बॉयज स्कूल बना दिया, तो ठीक है, होमोजेनियस है, लड़के लड़के एक साथ पढ़ लेंगे, इधर लड़कियां पढ़ लेंगे। अब फिर वो धीरे धीरे इंटरमिक्सिंग होती, साथ में पढ़ना सीखना, वो काम वो कर पाए, तो फिर ये बात आती है उसके बाद के। तो यही वही कहा है कि होमोजेनिटी एंड लिंग्विस्टिक कल्चरल, ये चीजें जो है, कल्चरल होमोजेनिटी हो, वो भी हमें ध्यान देना है। फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, कि भाई फाइनेंस कैसा है उस एरिया में, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे क्या हो पाएगा, वो सब सोचते हुए। फिर प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल एंड नेशन एज अ होल। मेन जो प्लानिंग और प्रमोशन इस तरीके से हो कि भाई पूरे नेशन को इससे फायदा हो, तो अब उस तरीके से जो भी चीजों को आपको करना है करिए।
इसमें रिकमेंडेशन दिया था फैजल अली कमीशन में 14th स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी का, जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 7th इससे रिलेटेड है, ठीक है। 9th जो है इसमें ये टेरिटरी दी गई थी। तो जो जो चीजें आती है, अब भले मुझे भी पता पूरा तो नहीं रट पाइएगा 1 से लेकर 100 तक, लेकिन कम से कम मैं नीचे 99 से फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद जितने भी हुए हैं, ठीक है। इसके बाद ये 7th याद रखें, 9th ये याद रखें, तो जितने इस तरीके से आते रहते हैं ना, वो आप वहां पे याद करते चले जाएं, क्योंकि न्यूज में है, तो इट कैन बी आस्क्ड। जैसे इस बार प्रीलिम से पूछ दिया गया था, लिमिटेशन कमीशन 2026 में जो है वो फिर से होने वाला है। तो अभी अब हॉट टॉपिक बन गया है, जब 26 से आने ही वाला है, इसलिए उससे क्वेश्चन अभी पूछ दिया उठा के। अब आर्ग्यूमेंट जो है फेवर में और अगेंस्ट में, जैसे मैंने बताया सबका अलग अलग होता है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी बढ़ेगी, बट अगेंस्ट भी होता है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कि अब छोटे छोटे दो स्टेट बना दिया आपने, अब कैसे क्या डिवाइड करोगे, कौन सा पैसा कितना डिवीजन होगा, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। उसके बाद फिर रिसोर्स एलोकेशन नहीं हो पाता है, नए स्टेट्स बन रहे होते हैं तो, जैसे कि तेलंगाना और इसको अलग किया था, बाद में बहुत सारे इश्यूज आए, है ना। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पे, वो उसकी बात चल रही है, ठीक है। और इसके फायदे की भी बात की रही, उत्तराखंड जो है, बाद में इसमें इसने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को काफी कम किया जब से अलग हुआ है। हिमाचल, गोवा, ये सब जो है काफी ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं एज कम्पेयर टू लाइक अदर बिग स्टेट्स। तो ये पुराना है इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है कि उस समय का ये जजमेंट था, तो अभी भी कहीं ना कहीं वो लगभग सेम ही होगा। ओके, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम इंटरनल इमरजेंसी, ये आर्टिकल लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। अब 50 साल लगभग हो चुके हैं इंटरनल इमरजेंसी जब से शुरू हुई है, सबसे अगर हम देखा जाए तो 1975 25 जून को हुई थी, ठीक है। अब इसमें जो है ये आर्टिकल 352 से 360, ये जो है पार्ट 18 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये इमरजेंसी के रिगार्डिंग बात करता है। तो अब ये बताइए आर्टिकल 352 किसके रिगार्डिंग है, 356 किसके रिगार्डिंग और 360 किसके रिगार्डिंग है। ये सब जो है हम हमारा जो फाउंडेशन बैच है वहां पे बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, कर भी रहे हैं, काफी चीजें जो है हमने ऑलरेडी वहां पे पढ़ी हुई है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हो सके तो वो वहां पे ज्वाइन करें, ताकि आप कहीं भी है अक्रॉस द इंडिया, आप कहीं भी है वहां से बैठ के आप वो एक्सेस ले सकते हैं। वो वीडियो आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल रहेगी। आपको 100 बार पढ़ना है, आपसे 100 बार पढ़े, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। एक बार आपको पे करना है, इसके बाद कोई हिडन चार्जेस नहीं है, जस्ट 5,000 रुपीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो कोई उसके बाद हिडन चार्जेस नहीं है, तो आपको एक बार देखिए निश्चिंत हो जाना है और फिर बस पढ़ते रहना है, ठीक है। तो वो वहां पे आप ज्वाइन कर लें। बाकी लिंक जो है ज्वाइन करने की, रजिस्ट्रेशन लिंक वो कमेंट सेक्शन में आपके रखी हुई है। तो आपको ये बताना है 52 56 और 360, ठीक है। 3 तरीके के हैं, तो क्या तीनों तरीके के आपके इमरजेंसी प्रोविजन क्या यूटिलाइज हुए हैं, ये भी एक दूसरा क्वेश्चन है। 3 तरीके के हैं मैंने बता दिया, आर्टिकल 352 के हिसाब से, 356 के हिसाब से, 60 के हिसाब से। तो ये तीनों है क्या, ये बताना है। और क्या तीनों के तीनों इंप्लीमेंट हुए हैं आजादी से लेकर आज तक, ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आप गूगल करें, चीजों को पॉज करें, गूगल करें, पढ़े, कमेंट करें, ये बहुत जरूरी है लर्निंग के लिए, कि आप खुद से लर्न करना सीखें। इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस पूछता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब यहाँ पे फिर आंसर देंगे। इमरजेंसी सिचुएशन क्या होती है, वो ये राइट्स को सस्पेंड कर देना, है ना। ये सब चीजें कुछ बताने वाली है नहीं। अब नेशनल इमरजेंसी जो होती है ना, वो 2 तरीके की होती है। एक हो गया आपका एक्सटर्नल इमरजेंसी, जैसे कि पाकिस्तान चाइना ये सबसे अब लड़ रहा है, बांग्लादेश से जो उस समय लड़ाई चल रही थी, युद्ध हो रहा था, वो सब हो गया एक्सटर्नल इमरजेंसी। और आर्म्ड रिबेलियन या फिर इंटरनल इमरजेंसी, वो हुआ आपका आर्टिकल 352 के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप देख सकते हैं ना कि इंडिया में छत्तीसगढ़ और इधर जो नक्सलाइट था, नक्सली वगैरह जो आर्म्ड रेवलियन कर देते हैं, वो सब इंटरनल इमरजेंसी में आएगा। एक्सटर्नल नहीं ना, हम कंट्री से नहीं लड़ रहे, इंटरनल इश्यूज, तो इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और इसको जो है इंटरनल डिस्टरबेंस को आर्म्ड रेबेलियन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इस तरीके से बोला गया है इसे।
पहले आर्म्ड रेबेलियन से जाना जाता था, उसके बाद कहा कि इसे इंटरनल डिस्टरबेंस, ठीक है, इंटरनल डिस्टरबेंस सब्स्टिट्यूट पर आर्म्ड रेबेलियन। पर इंटरनल डिस्टरबेंस बोलते समझ भी नहीं आता क्या डिस्टरबेंस है, तो एक प्रॉपर दिया कि आर्म्ड रेबेलियन अगर कहीं हो गया, चाहे वो कोई भी फिर करे, है ना, नक्सलाइट करे या कहीं से भी हो, कोई भी इशू हो तो उसे हम इसमें डालेंगे। ओके। इसके बाद इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, तो ये 356, इसके कारण प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, मैंने आपसे वहां से क्वेश्चन पूछा ही था, यहीं पे देख लीजिए आ गया। प्रेसिडेंट रूल 356, 360 हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लगा है आज तक हिस्ट्री में, जब से इंडिया आजाद हुआ? तो आंसर इज नो। ये है, ये प्रोविजन, लेकिन लगा कभी नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्रोसीजर ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी भी, कैसे इमरजेंसी लगाई जाए? ऐसे ही नहीं है ना कि प्रेसिडेंट सुबह उठा लगा रहे खतरा खतरा लगा देते हैं, जी नहीं। या फिर प्राइम मिनिस्टर ने बोला तो नहीं, वही जो इंदिरा गांधी के समय ये सब हुआ तो काफी वहां से सीख मिली। तो फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और बोला गया कि इमरजेंसी 6 महीने के लिए कंटिन्यू रहेगी, और उसके बाद अगर आप पार्लियामेंट पास करें तो हर 6 6 महीने के लिए फिर वो एक्सटेंड होती चली जाएगी। ओके, तो मतलब 6 महीने के बाद आज मान लीजिए लग गया है, तो अगर 6 महीने बाद पास नहीं हुआ तो इट मीन्स कि इमरजेंसी वहां से खत्म। बाकी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो 3 महीने भी बीच में हटा सकता है। ओके, तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है, ये 6 मंथ वाला लॉजिक। चलिए, जैसे ये भी वही मेरा प्रेसिडेंट जो है कभी भी हटा सकता है, इसके लिए उसको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तो ये पावर है। और नेशनल इमरजेंसी भी जो है ना, ये सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से हो जाती है, यहाँ पे कोई स्पेशल मेजोरिटी है ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी सिंपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, है कि नहीं? अब बहुत सारे कंटेस्ट होते हैं, इकोनॉमिक है। अब ये सब चीजों के पीछे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, ये आप खुद पॉज करके पढ़ भी सकते हैं और एक अपना भी आइडिया लगा सकते हैं भाई क्यों हो रहा होगा इंटरनल इमरजेंसी, क्या क्या इश्यूज होंगे, क्या गवर्नमेंट कुछ अगेंस्ट कर रही होगी वहां की लोकल पीपल की, जिसके कारण रेबेलियन हो रहा होगा, जिसके कारण सब चीजें हो रही होंगी। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं समझने वाली बात है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी कुछ खास है नहीं, तो अगला हम चलेंगे, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, अगेन वो इसीलिए है कि कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, तो ये सब चीजें जो है थोड़ा सा और समझना जरूरी हो जाता है। तो ये डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो अब ये जो है आपका सिंपल मेजोरिटी सिस्टम, ठीक है, जो कि इंडिया में है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है प्रीलिम्स के लिए कि इंडिया में क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अब आप लोगों ने जो ये वर्ड नहीं पढ़ा होगा ऐसे सीधे पूछ देते हैं और वहां पे प्रीलिम्स में हम कर करके आते हैं कि यार ऐसा कहीं तो पढ़ा ही नहीं होगा ही नहीं, लेकिन ये क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, आपको लक्ष्मीकांत में मेंशन मिले। कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ज्योग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कंस्टिट्यूएंसी और डिस्ट्रिक्ट्स है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में भी है, ये इंडिया के लिए भी लागू है, कनाडा यूके ये सब जगह के लिए। सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द विनिंग कैंडिडेट मे नॉट सिक्योर द मेजोरिटी 50% प्लस वन। समझ रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है। अब पॉसिबल हो सकता है कि मानिए यहां से, फिर से एग्जांपल देता हूं, एक बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा है, एक सब सपोज करिए कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा है, एक यहाँ पे आप सबकी दुआ से मैं मान लीजिए खड़ा हो गया, और एक अपना कैंडिडेट खड़ा है अपनी पार्टी का, ठीक है। तो ये पार्टी हो सकती है 33% वोट लाए, ये पार्टी हो सकती है 33% वोट लाए, और ये पार्टी जो है अपनी ये 34% वोट लाए। इट मीन्स हो गया 100% वोट, 34% वोट लाए, तो 1% वोट हमारे पास ज्यादा है। तो अब यहाँ पे जीता कौन चुनाव? ये हम जीत गए, लेकिन क्या हमारे पास 50 से ज्यादा सीट्स थी क्या? 51% सीट्स? जी नहीं, तो भी हम यहाँ पे जीत गए। ओके, लेकिन अगर प्रोपोर्शनल की बात की जाती, और मानिए ये सब लड़ रहे थे 3 सीट्स पे या 4 सीट्स पे या 10 सीट्स पे, या फिर मान लीजिए जो भी सीट्स है, तो इसके हिसाब से होता कि 34% सीट्स मिली है, तो सपोज करिए टोटल अगर 100 सीट्स है, तो 34%, 34 सीट्स प्रतीक सर की होगी, पार्टी की 33 जो है कांग्रेस की, 33 जो होगी बीजेपी की, ऐसा चलेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, वो सिंगल बंदा जीत गया,
34% में भी हो सकता है कि सारी सीट्स हम जीत जाए, है ना। जैसे अगर जैसे कि बीजेपी का भी आप इलेक्शन कमीशन की कभी वेबसाइट खोल के देखिएगा और वहां जाइएगा कि प्रीवियसली किस तरीके से चुनाव जीतते हैं, तो आप देखिएगा ये 38% के आसपास या कुछ ऐसे ही रहेगा बीजेपी का, और वो जो है लगभग 300 पार हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 60% वोट मिल गए थे, वोट इतना ही मिले हुए हैं, ठीक है, लेकिन सीट्स ज्यादा है। तो ये समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से ये चलता है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, 30-30 इसको भी मिल गए थे, तो जब सिर्फ 34% ही सीट मिली, अगर मान लीजिए बीजेपी है जस्ट फॉर एग्जाम्पल 30 है ना 34, लेकिन सीट तो ये ले गए, अब खाते में इनका 0-0 लिखा है। ओके, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन्हें खराब परफॉर्मेंस किया, बस कुछ से दूर रह गए, बट यहाँ पे 0 और 1 का डिफरेंस दिख गया, जो कि बहुत बड़ा यूज होता है। क्लियर। ये सब चीजें हैं जो कि यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, वो सब ये सब जो है हमने कवर अप कर ही लिया। अब है आपका मिस्र कर्मी होगी। ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं ना, मोर देन 10 टाइम्स पिछले 1 सालों में। ये जो है यूपीएससी, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनके लिए बेसिकली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जहां से उनको ट्रेनिंग दी जा सके, और ट्रेनिंग इस तरीके से कि वो और अच्छा तरीके से इफेक्टिव मैनेजमेंट अपना कर सके। ये है कर्मयोगी, जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, कि उनकी कैपेसिटी को और अच्छा बिल्ड करना। 2021 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इस पे 7-20-10 मैंडेट पे चलता है। जो 70% लर्निंग है ना, वो जॉब एक्सपीरियंस से आती है। 20% जो है वर्किंग विथ अदर्स, दूसरों से सीखते हैं। लेकिन जो 10% है वो प्लान ट्रेनिंग से आती है। तो जितने कम एज में जितने सही टाइम पे ट्रेनिंग हो जाए, तभी उससे आप लर्न करेंगे अच्छा कलीग्स के साथ, और फिर वो एक्सपीरियंस जो आपका है। तो ये ट्रेनिंग काफी इंपॉर्टेंट है, 10% ऑब्वियसली। तो ये 70-20-10 के मैंडेट पे चलता है। ये हल्का सा आपको दिमाग में रखना है। ओके, बाकी कर्मयोगी में वो ये प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, यूनिफॉर्म ट्रेनिंग अप्रोच होगी, रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट होगा, इंस्पायरिंग टू बी सिविल सर्वेंट, क्या ना, उनके एथिकल कंडक्ट और बेटर होगा। ये सब सोच के यहाँ पे चीजें की गई है। और इनफैक्ट देखा जाए तो इसे काफी बोल्ड स्टेप भी कहा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि वो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड कर रहे हैं कि अभी की जरूरतों के हिसाब से, है ना। पहले जो था वो ठीक है, लेकिन अब ट्रेनिंग जो है काफी बेटर हो गई है, जिसके कारण वो काफी कुछ सीखेंगे, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेके हर एक चीज बढ़ेगी। कि वरना पहले क्या था, रेट टेपिज्म बहुत हो गया था, ब्यूरोक्रेसी एकदम काम नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। तो ऐसे में कैसे होगा, तो उसको चेंज करने की भी काफी ज्यादा जरूरत थी। तो उसके लिए भी जो है ये मिशन कर्मयोगी काफी ज्यादा यूजफुल होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ओके, तो ये आर्टिकल यहाँ पे बेसिकली कह रहा था। इसके बाद देखते हैं ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन। अब इसके बारे में भी ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन आती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, जैसे अभी अनफॉर्चुनेट कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग पे अलग अलग मिल रही होगी कि किसी के अनफॉर्चुनेट 4 लोगों की डेथ हुई है, किसी का बोलना है 10 की हुई है, किसी का कुछ बोलना है। तो ये सब मिस इन्फॉर्मेशन ही है, इन्फॉर्मेशन है, बट वो मिस इन्फॉर्मेशन है, सही नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ कौन सा सही है कौन सा गलत है ये पता करना भी मुश्किल हो जाता है। तो वही कहा है यहाँ पे कि फैक्टर ड्राइविंग स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। अभी मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैल रहा है, इससे क्या क्या फैक्टर्स है। तो ये सोचने वाली बात है, क्लियर एंड सिंपल मैसेज, अगर क्लियर और सिंपल मैसेज लिख दें, और ये हो भी रहा है, अभी आप देख रहे हैं हर कोचिंग में यहाँ पे बाइकआउट, वहां पे कोचिंग को किया जा रहा है कि अब 2 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। उसके बाद भी आप स्टूडेंट्स को, उनकी फैमिली को भी पैसा नहीं दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, करोड़ों का टर्नओवर ले रहे हैं। क्या इतनी फीस की जरूरत भी है क्या? मुझे नहीं लगता, देखिए टू बी ऑनेस्ट, कि 20,000 रुपए से ज्यादा एनुअल, मतलब अगर आप कोचिंग में पढ़ा भी रहे हैं और आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 20,000 रुपए काफी होते हैं साल भर के लिए, कि इसके ऊपर का तो सिर्फ एक्स्ट्रा ही है। उसी से वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप जाइएगा आपको बोर्ड दिखेगा करोल बाग में, पूरा जो दृष्टि कोचिंग है उसने तो पूरा करोल बाग मेट्रो स्टेशन ही खरीद रखा है,
दृष्टि करोल बाग ऐसे लिखा था। वो सब जो करोड़ों जो पैसे जो है वो आप सबसे एडवर्टाइजमेंट के लिए लेके जा रहे हैं। अब आप सबको लगता होगा अरे सर 5,000 में पढ़ा रहे हैं कैसे क्या। तो मैं कहीं एटलीस्ट एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर रहा हूँ ना ना आपको इस चैनल के थ्रू जो मिल जाए मिल जाए। अभी ये भी नहीं आ रहा यूट्यूब पे मेरा एडवर्टाइजमेंट किए ज्वाइन करें वो करें क्लिक करें रजिस्टर करें जैसे बाकी कोचिंग करती है। बहुत सारी है फिजिक्स वाला से लेके बहुत सारी कोचिंग जो करती है वो एडवर्टाइजमेंट पे भी रिग्रेस करते हैं। अब वो फिर स्टूडेंट्स इतने इंटेक ले लेते हैं एकदम 10,000 20,000 1 लाख और उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता। और यही रीजन है ना कि लोग जो है हमसे कनेक्ट कर रहे हैं उन्हें पता है रिस्पॉन्स मिल जाता है गाइडलाइन मिल जाती है मटेरियल्स मिल जाते हैं पढ़ाया भी इस तरीके से जा रहा है कि जो चीज समझ में आती है ना। तो ये जो चीजें हैं जब क्या पे क्लियर मैसेज होगा कि आप चीजों को उस तरीके से ज्वाइन करें या ये करें तो आप तेजी से फैलाएंगे। अब हो सकता है कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन इसमें रहे है ना कि अगर किसी ने ऐसे ही दे दिया कि 5,000 में करें अब बाद में पता चल रहा है कि 5,000 कुछ लोग बात कर रहे हैं नहीं 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 जो सर है वो 5,000 में पूरा यूपीएससी पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब कहीं मिस इन्फॉर्मेशन ये पहुंची हुई है कि ये सब झूठ है हर कोई एक जैसे होते हैं ये 5,000 पर मंथ ले रहे हैं और वो मिस इन्फॉर्मेशन जो है तेजी से फैल रही है। अच्छी चीजें तो जल्दी नहीं फैलती। आप सब भी उतना नहीं बताते होंगे जो जो सच्चाई है अपने फ्रेंड्स को या फिर कहीं पे कि हम जो यहाँ पे वीडियो पढ़ते हैं फ्री में भी सुन लेते हैं। अभी सब्सक्रिप्शन भी जो है सिर्फ 89 रुपीज 299 जो कि बच्चों का आजकल नर्सरी के बच्चों को भी इससे ज्यादा ट्यूशन फीस ले लेते हैं। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं वो बहुत कम होता है लेकिन अगर कुछ बुरी चीज है वो प्रोपिगेट हो जाती है कि अरे चैनल कॉमर्शलाइज हो गया पहले तो फ्री था अभी ले रहे हैं 80 100 रुपए तो 100 रुपए भी अब कॉमर्शलाइजेशन लग लेता है। ये सब चीज फैलती है बहुत तेजी से। इसके बाद ट्रस्टेड सोर्सेस अगर कहीं से ट्रस्टेड सोर्स है या फैमिलियर चैनल है तो आपको लगेगा कि ये और तेजी से फैलेगी। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दी अभी करोल बाग में क्या चल रहा है क्योंकि हम खुद गए भी हैं और ये ट्रस्टेड है आप सब इस सालों से जो है यहाँ पर हैं हमारे साथ। तो अगर मैंने कुछ बताया तो वो यकीन होगा कि नहीं नहीं ये सही बात है ऐसा हो रहा है तो वो और तेजी से फैलेगी। ये सब चीजें तो ट्रस्टेड सोर्स होना चाहिए। और कंफर्मेशन बायस अब इसमें क्या होता है सबका प्री एग्जिस्टिंग बिलीव होता है वो उस हिसाब से सोचते हैं। तो ये भी एक रीजन हो जाता है कि लाइक लाइक के मैसेज लाइक अलाइक जो होते हैं ना कि मेरा भी यही थॉट है आपका भी वही थॉट है तो जैसे तेजी से फॉरवर्ड होगा। इसके बाद इमोशनल रेजोनेंस इमोशनली कितना वो मैसेज प्रोवोक कर रहा है। अब अभी देखिए जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर जितनी डेथ हुई तो वो बहुत ही इमोशनली है भी कनेक्ट किया है कि एक एस्पिरेंट है वो पढ़ रहा है उससे ज्यादा मेहनत ही तो उनके हाथ में होती है बैठे बैठे भी जान चली जा रही है। तो ये सब मैसेज इस पे जो भी है सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं वो तेजी से फॉरवर्ड हो जा रहा है। फिर बहुत सारे आपने देखा होगा अभी आई थिंक बैंगलोर का कि हैदराबाद कहाँ का वो केस है। जो एक बेचारी लड़की को जाके वहां पे सिर्फ मार दिया आशिक के नाम पे कि अपनी सहेली को समझाती थी कि इससे दूर रहे। सही तो समझाती थी है ना लेकिन वहां पे इस तरीके से क्राइम हो रहा है। तो ये सब जो है इमोशनली काफी तेजी से बढ़ता है। इंफॉर्मेशन वैक्यूम ये पता नहीं होता कि एक्यूरेट क्या इंफॉर्मेशन है उसके अंदर आपने अपने मन से भरा और इधर से उधर फॉरवर्ड हो रहा है। तो ये सब फैक्टर्स है। ये मेंस के हिसाब से काफी अच्छा था इसलिए मैंने यहाँ पे इतना टाइम देके आपको बता दिया। बाकी फिर आपको समझ में आ ही गया होगा तो बाकी क्या बताना कि मिस इन्फॉर्मेशन से क्या हो सकता है क्या इश्यूज होंगे नहीं होंगे कि भाई थ्रेट है डेमोक्रेसी को इंफॉर्मेशन बबल डिफिकल्टी है कि हर तरीके से भी गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे लेकिन हो सकता है उतना नहीं कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल हर हर एक फील्ड में इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन तो हमेशा ही खतरनाक होती है चाहे कोविड 19 वैक्सीन के समय आई थी। तो ये सब जो चीजें हैं काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद देखेंगे आप न्यूज इन शॉर्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए ये जो है आपका न्यू क्रिमिनल लॉ केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1। ये 2023 में आ चुके थे 3 लॉ। ठीक है। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जाएं गूगल आउट करें कि कब आया है एग्जैक्टली उसके अगले मंथ का विजन आया कंप्लीट पढ़ लें क्योंकि वहां पे हमने बहुत अच्छे से इन डेप्थ यहाँ तो सिर्फ न्यूज इन शॉर्ट्स में दिया वहां पे तो प्रॉपर बड़े आर्टिकल्स थे और ये तो अब जाके लागू ही हुआ है तो इस पे हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जो है वहां से इसे कंप्लीट करें प्लीज। ठीक है। आप सब जो है इसे वहां से कंप्लीट करें लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ अभी चीजें क्या क्या यहाँ इस पे आई हुई है।
इस एक्ट की अगर हम बात करें तो ये है भारतीय न्याय संहिता, जिसने इंडियन पेनल कोड 1860 इसको रिपेल किया है, रिप्लेस कर दिया है। ओके। इसमें कहा गया है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मेजर पॉइंट्स हम देख लें, कि अगर कोई भी सेक्सुअल एक्ट होता है 18 साल की लड़कियों से, जो वुमेन है उससे कम एज है, और इस बीच में अगर उनके साथ कोई भी सेक्सुअल एक्ट हो, भले उनका कंसेंट क्यों ना हो, समझ नहीं आता कभी भी 15-16 साल में, या समझ हो भी, तो भी उसे एक रेप की तरह लिया जाएगा। तो एट लीस्ट एक चीज ये भी होती है कि उसे रेप की तरह लिया जाएगा। तो ऐसे में और अलर्ट हो जाने की जरूरत है। ठीक है, कि भाई इस तरीके से अब स्ट्रिक्ट लॉज हैं। इसके बाद टेररिस्ट एक्ट इज डिफाइंड एज अ सेपरेट ऑफेंस। अब टेररिस्ट एक्ट एक अलग से एक ऑफेंस बना दिया गया है। तो ये सब भारतीय न्याय संहिता में है। इसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए उस समय ने तो इतने सारे पॉइंट्स थे, हमने सारे डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ जो जो इंपॉर्टेंट ही बस है, तो अभी हम उतना ही कर सकेंगे। इसलिए मैं कहूंगा जाके प्लीज, प्लेलिस्ट है विजन आईएएस की, आप जाएं और पूरा एक साल कंप्लीट करें। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सबको लगता है कोई जरूरत नहीं है करने की, या तो ऐसे कैसे चलेगा, है ना। एक तो मैं द हिंदू न्यूज़पेपर या कुछ भी, इकोनॉमिक टाइम्स या कुछ भी जो आपको सही लगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अब जो सही लगे आप पढ़ें एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर। इसके साथ जो है आप मैगजीन्स भी देखें, तब आपको कवर अप कर पाएंगे। लेकिन आप सोचिएगा कि बस मैगजीन हम अभी से पढ़ते हैं, प्रीवियस देखने की जरूरत नहीं है, तो कैसे चलेगा। आप यही बताइए इसको इन डेप्थ कैसे आप कंप्लीट कर पाइएगा, है ना। तो ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखा जाए तो डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स। अब क्या हो रहा है इसका मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि कुछ चोरी की थी, सजा मिलनी थी उसके लिए 8 साल। अब वो इंसान जो है, अब वो चोरी हुई या नहीं हुई वो प्रूफ भी नहीं हुआ, और वो बेचारा 4.5 साल से जेल में ही है। तो अब बोला गया है कि ऐसे लोगों को बेल दे दी जाए। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा वैसे भी ओवर क्राउडेड हो रहा है इंडिया का जो जेल सिस्टम है। तो इससे एक ये फायदा है कि कम से कम इनको ये दे दिया जाएगा। हाँ, अगर ऐसे में कुछ लाइफ इम्प्रिजमेंट का केस है या डेथ पेनल्टी है, तो ऐसे केस में वो माफ नहीं होगा। लेकिन बाकी जो भी नॉर्मल चीजें हैं, कि कोई बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम नहीं है, तो वैसे केस में ये चीज की जाएगी। तो वही कहा है, हाफ द मैक्सिमम सेंटेंस। डिटेन्ड अगर हो चुका है हाफ से ज्यादा, तो उसे जो है वहां पर आप रिलीज कर सकते हैं, बॉन्ड दे के या फिर कैसे भी कहें। ठीक है। इसके बाद सिग्नेचर एंड फिंगर इंप्रेशंस जो है ना, अब मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर कर सकता है कि अगर आप एक्यूज्ड है, जरूरी नहीं है कि साबित हो ही गया हो, फिर भी अगर बोला जाए कि आप अपने सिग्नेचर दे, फिंगर इम्प्रेशन दे, इम्प्रेशंस दे, मतलब जैसे होता है ना थम थम इम्प्रेशन वगैरह, या फिर हैंड राइटिंग या वॉइस सैंपल दे, तो आपको देना पड़ेगा। पहले हम बोलते थे राइट टू बी साइलेंट और ये सब जो राइट्स की बात करते थे, लेकिन अगर आप पर ये है तो आपको देना पड़ेगा। ये चेंजेस आए। जैसे भारतीय साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब एविडेंस। तो भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 जो है, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें भी बोला गया कि इलेक्टोरल और डिजिटल रिकॉर्ड्स जो है रिटन डॉक्यूमेंट की तरह वैलिड होगा। ठीक है, जैसे कि आपने वॉइस रिकॉर्ड कर ली किसी की, या कोई भी ऐसा मेल आया है, या फिर आपके कुछ व्हाट्सएप पे थ्रेट है, तो इसको भी एक डॉक्यूमेंट की तरह माना जाएगा। ओरल एविडेंस भी जो है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में रिकॉर्ड कर लिया, फोन पे हम बात कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग हो गई, तो उसको भी एक एविडेंस की तरह देखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भारतीय साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब क्या होता है? एविडेंस। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है। अब टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, अब ये क्यों इसकी बात हो रही है? देखिए, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, ये दोनों को अब क्या किया गया है? रिपेल कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और इसकी जगह ये लाया गया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट। अच्छा, ऐसा क्यों? अब ये देखिए, यहाँ खुद दिया हुआ 3 क्रिमिनल्स लॉ के बारे में अगर आपको जानना है, तो अब दिसंबर 2023 का मैगजीन देख लिया, तो जाके देख लिया, वहां पे हमने आपको पढ़ाया हुआ होगा। ओके। ये हटाया गया, क्यों हटाया गया? कि देखिए अब अब आप जो हम 21st सेंचुरी में काफी कुछ टेलीकम्युनिकेशन पे चेंज हो चुका है, तो हम इस पुराने एक्ट के बदौलत तो नहीं रह सकते, इसलिए इसे हटाया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट था। तो बाकी इस पे कुछ ये खास नहीं है, लेकिन हटा क्या चीज के बेस पे? ये। तो अगर आपको कुछ ऐसा प्रीलिम्स में कुछ ऐसा वेग सा स्टेटमेंट आ जाए कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट पहला ऐसा एक्ट है, इसके पहले कोई एक्ट नहीं था, तो जी नहीं, दो दो एक्ट थे इसके पहले।
क्लियर? तो ये चीजें हैं। अब सिग्निफिकेंट देखा जाए इस एक्ट का, तो भी सिक्योरिटी और क्वालिटी बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है, सिक्योरिटी और क्वालिटी बढ़ेगी टेलीकम्युनिकेशन एक्ट से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि अब आज के टाइम पे सिक्योरिटी इन सब चीजों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो इसलिए यहाँ पर इसका मेन फोकस दिया गया है। पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है 2023, जैसे टेलीकम्युनिकेशन था, अब इसका भी एक्ट है, ये भी जो है इसलिए भी हटा दिया है, रिपेल, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898। अब रीजन है, देखिए पहले के जमाने में पोस्ट ऑफिस का मतलब मेनली चिट्ठी लाना ले जाना, डाक ले जाना ले जाना, लाना पार्सल्स, कुछ अभी हद तक इतना ही मेन मोटिव था। बट अब ये वो नहीं रहा है, अब टाइम बदल गया, इसलिए इसे हटाया, देखिए बात की गई कि इसे हटाया गया और साथ में ये लाया गया है। अब जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस, डीजीपीएस जो है, ये इसके हेड ऑफ इंडियन पोस्ट होंगे। ओके। अब अगर देखा जाए तो इस इंपॉर्टेंस क्या है इस एक्ट का, कि अब मैंने कहा ना पहले सिर्फ पोस्ट चिट्ठी ये सब के लिए था, अब यहाँ पर सिटीजन सेंट्रिक सर्विस बनाई जाएगी, इस पे फ्रेमवर्क होगा, लीगल फ्रेमवर्क, बैंकिंग सर्विस होगी, जो गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है सब, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू अब पहुंच रहा है। ठीक है, तो पहले ये सब चीजें इसमें थी नहीं, इसलिए इसके लिए नया कानून लाया गया। वुमेन्स जो है, अब बार बार हम इस पे डिस्कस कर ही चुके हैं कि लगभग 14% के आसपास जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में है। ठीक है, और बताइए रीजनल जैसे पंचायती सिस्टम बोले, वहां पर कितनी है? ठीक है, अभी म्युनिसिपल लेवल पे अगर हम देखें तो वहां पे कितने हैं, ये आपको बताना है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि वहां पे 45% अराउंड है, कहीं कहीं 50% भी हम क्रॉस कर चुके हैं। तो ये जो आर्टिकल्स वगैरह भी होते हैं, ज्यादा इस पे फोकस इसलिए करते हैं कि फॉरेन कंट्री को दिखाना है कि हम कितने बैकवर्ड हैं। देखिए जो सच्चाई है वो यही है, वो कभी हमारी अच्छाइयाँ दिखाएंगे नहीं, और वहां पे हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। ठीक है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है लोकल लेवल पे सबसे ज्यादा है। ओके, ये सब चीजें जो होती है समझने वाली होती है। तो यहाँ पर अब मेजर जो जितनी भी चीजें थी वो कवर अप हो गई हैं। ये सब अमेंडमेंट्स वगैरह जो है, देखिए 73rd अमेंडमेंट से क्या आया आपका, पंचायत, और 74th से आया म्युनिसिपलिटीज फॉर वुमेन, इसमें क्या 1/3 रिजर्वेशन दिया जाए, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये सब कुछ स्टेप्स है जो पहले से लिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था वो यही था। क्लियर? अब ये सबसे ऑब्वियस ही बात है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आएगी। ओके, तो ये आपका खत्म हुआ, ये जो यहाँ पे बात चली थी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात चल रही थी कि भाई उनकी भी अकाउंटेबिलिटी और ये सब चीजें रहे, तो इस सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट की यहाँ पे बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिक्लेयर सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर ऑल यू एडवर्टाइजमेंट। ये खुद में डिक्लेयर करे कि हाँ आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से है, ये आपने जो चेकलिस्ट दी है, हमने सारे एडवर्टाइजमेंट उसी के हिसाब से किए एंड ऑल दैट। जैसे आजकल आप देखते हैं सेल्फ अटेस्टेड, कि ये जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दिया है ये मेरे हिसाब से सही है, तो हम सिग्नेचर मारते हैं। ओके, तो आप इंटेंशनली कुछ ये ना करें और आपको पहले ही पता हो, कि वरना उसके जो है अलग से इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। क्लियर? अगर हाँ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, कि जब भी वीडियो आया करे तो उसी समय क्या हो, अपलोड हो जाए और आप वहां पर पढ़ सकें। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है पॉलिटिक। इसके बाद जो है नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशनशिप वो हम देखेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।